everyone, welcome back to my channel. So today we are going to start second chapter. तो first chapter की I hope आप लोगों ने वीडियो देखी होगी बच्चों अकाउंटेंसी की। अभी आज हम लोग बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स क्लास 11 चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज, बच्चों इस चैप्टर में सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। इस चैप्टर में जो है आप लोगों को अकाउंटेंसी की बेसिक टर्म्स बताई गई हैं। जब हम अकाउंट्स पढ़ेंगे तो ये जो सारे नाम जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी ये कई बार यूज होंगे, तो इन सारे जो नेम्स हैं, जो सारे टर्म्स हैं, उन सबके जो मीनिंग है वो आप लोगों को इस चैप्टर में बताए गए हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो आपका फर्स्ट अकाउंटिंग टर्म है वो है एंटिटी। एंटिटी क्या होता है? बिजनेस एंटिटी आप लोग कई बार सुनेंगे, वर्ड सुनेंगे एंटिटी। तो एंटिटी क्या होता है? देखो, एंटिटी जो है वो दो तरह की होती है, एक बिजनेस एंटिटी, नॉन बिजनेस एंटिटी। एंटिटी का मतलब क्या है? देखो, एक बिजनेस जो होता है या कोई भी जो एक्टिविटी हम करते हैं वो दो तरह की होती है। एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब वो एक्टिविटी जो पैसे कमाने के लिए की जाती है। नॉन इकोनॉमिक मतलब जो पैसे कमाने के लिए नहीं की जाती, जिसका मनी से कोई रिलेटेड संबंध नहीं होता, रिलेशन नहीं होता है। तो ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसे हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, चाहे वो बिजनेस एक्टिविटी हो चाहे नॉन बिजनेस एक्टिविटी हो। तो जिस इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, अकाउंटिंग रिकॉर्ड जिसके बनाए जा सकते हैं, उसे ही हम बोलते हैं एंटिटी, है ना। एंटिटी क्या है? मींस एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट कैरीज आउट इकोनॉमिक एक्टिविटीज। कोई भी इकोनॉमिक यूनिट, कोई भी इकोनॉमिक यूनिट जिसके अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, जिसके हम अकाउंट्स बना सकते हैं, उसको बोलते हैं हम एंटिटी। एंटिटी दो तरह की होती है, एक बिजनेस एंटिटी, एक नॉन बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी जो कि एक व्यापारी होता है, बिजनेसमैन होता है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से, और इसके लिए वो बनाता है अकाउंट्स। तो ये हो गई आपकी बिजनेस एंटिटी। नॉन बिजनेस एंटिटी मतलब कि ऐसी कोई संस्था, ऐसा कोई चीज जहां पे बिजनेस नहीं हो रहा है बट इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, जैसे कि स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट है, एनजीओ है। ये नॉन बिजनेस एंटिटी के अंदर आते हैं, जो कि बिजनेस नहीं कर रहे, जिनका मेन मोटिव है सर्विस प्रोवाइड करना सोसाइटी को। दे आर नॉट डूइंग बिजनेस, सो दे आर नॉन बिजनेस एंटिटी। बिजनेस मतलब क्या है? जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज का सेल या परचेज होता है। नॉन बिजनेस मतलब क्या है? जहां पे हम सेल परचेज नहीं करते, जहां पे हम सर्विस मोटिव से काम करते हैं। तो कोई भी ऐसी जगह, यूनिट, ऐसा इकोनॉमिक यूनिट जहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं और अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं एंटिटी। एंटिटी दो तरह की होती है, एक होती है बिजनेस एंटिटी, एक होती है नॉन बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी वो जो कि प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से किया जाता है बिजनेस। नॉन बिजनेस क्या होते हैं? जो सोशल वर्क या सर्विस पर्पज से जो एंटिटी बनाई जाती है उसे बोलते हैं नॉन बिजनेस एंटिटी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज बिजनेस ट्रांजेक्शन। अब बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होते हैं बच्चों? जब हम बिजनेस करते हैं तो ऐसी कई सारी एक्टिविटी करते हैं जिसको हमें लिखना होता है, रिकॉर्ड करना पड़ता है, जो मनी से रिलेटेड होती हैं। जैसे कि देखो, मैंने सामान खरीदा, सामान बेचा, सैलरी दी, वेजेस दिए, कुछ भी मतलब ऐसा काम किया जिसमें कि पैसा आया है या पैसा गया है या आना बाकी है या जाना बाकी है। मतलब हर वो एक्टिविटी जिसके अंदर पैसा जुड़ा हुआ है, विच इज रिलेटेड टू मनी एंड विच इज रिलेटेड टू बिजनेस, तो उस एक्टिविटी को हमें रिकॉर्ड करना पड़ता है और उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को हम बिजनेस का ट्रांजैक्शन बोलते हैं बच्चों। ठीक है, तो बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है? ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी या इवेंट जिसको कि मनी में मेजर किया जा सकता है और जिससे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन अफेक्ट हो रही हो, यानी कि या तो कुछ आ रहा है या कुछ जा रहा है, कुछ एसेट्स बढ़ रही है, लाइबिलिटीज बढ़ रही है या घट रही है। तो ऐसी कोई भी एक्टिविटी को हम बोलते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन, जिसको हम अकाउंट्स में लिखते हैं, उसको हम बोलते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। जैसे कि एग्जाम्पल दे रखे हैं, गुड्स का खरीदना, सैलरी का पेमेंट करना, गुड्स को बेचना, फर्नीचर को बेचना। इन सभी चीजों में बच्चों पैसा आ रहा है या तो फिर जा रहा है, और ये सभी चीजें कहलाती हैं आपकी बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब बिजनेस ट्रांजैक्शन के कैरेक्टरिस्टिक, तो सबसे पहले बिजनेस ट्रांजैक्शन कैसा होना चाहिए? विच इज इट इज ए मॉनिटरी टर्म, मतलब कि जो पैसों उसमें कैलकुलेट किया जा सकता हो। इट इज सपोर्टेड बाय एविडेंस, इसका मतलब उसका एक प्रूफ होना चाहिए। जैसे कि आप कोई भी ट्रांजैक्शन, आप गुड्स बेचते हो, सामान बेचते हो,
तो बिल देते हो ना, मतलब उसका प्रूफ होता है, एविडेंस होता है। जब आप सामान खरीदते हो तो आपको बिल मिलता है, जो दुकानदार होता है वो आपको बिल देता है ना। तो ये सब चीजें जो होती हैं, जो बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं, इसका कोई एविडेंस होता है, इट इज सपोर्टेड बाय एन एविडेंस। इट ब्रिंग्स चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन। जैसे कि कोई भी ट्रांजेक्शन होता है ना, वो या तो आपकी एसेट में या लाइबिलिटी में कुछ ना कुछ चेंज करेगा, या तो एसेट्स बढ़ेंगी घटेंगी, या लाइबिलिटीज बढ़ेंगी या घटेंगी। वो होता है आपका फाइनेंशियल बिजनेस ट्रांजेक्शन, जो कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन में कुछ चेंजेस लाता है। इट हैज इफेक्ट ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन एक चैप्टर है जो कि हम आगे पढ़ेंगे। इक्वेशन फॉर्म होती है, जैसे कि मैथ्स में एक इक्वेशन होती है ना, इक्वेशन कैसे होती है, बैलेंस्ड, मतलब दोनों तरफ बराबर। तो अकाउंटिंग इक्वेशन पे भी इसका एक इम्पैक्ट आता है। आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था ना कि भाई हर एक चीज का जो डबल एंट्री सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, एवरी डेबिट हैज इट क्रेडिट, एवरी क्रेडिट हैज इट डेबिट। अगर कुछ डेबिट हुआ है तो क्रेडिट होगा, क्रेडिट हुआ है तो डेबिट होगा। तो अकाउंटेंसी की एक इक्वेशन होती है, एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, अभी घबराने की बात नहीं है। तो उस पे इसका इम्पैक्ट होना चाहिए, असर आना चाहिए, उसको कहीं ना कहीं इसको असर पहुंचाना चाहिए। इट हैज डुअल एस्पेक्ट, है ना। डुअल एस्पेक्ट, हर ट्रांजेक्शन जो होता है उसका डबल साइडेड इफेक्ट होता है, कुछ आता है तो कुछ जाएगा, है ना। कोई गिवर है तो कोई रिसीवर है, तो हर ट्रांजेक्शन का डबल साइड इफेक्ट होता है, ठीक है। और ट्रांजेक्शन कैश भी हो सकता है, उधार भी हो सकता है ना। ट्रांजेक्शन, बिजनेस ट्रांजेक्शन कहने का मतलब क्या है, एक मॉनेटरी टर्म है। हर वो चीज जो कि पैसों से संबंधित है, जिसको आप बिजनेस में लिखोगे, वो कहलाएगा आपका बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन पैसों में कैलकुलेट किया जा सकता है। बिजनेस ट्रांजेक्शन हर वो एक्टिविटी है जो कि पैसों से रिलेटेड है, जो कि आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज करती है। बिजनेस ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। हर ट्रांजेक्शन में डबल साइड इंक्लूड होना चाहिए, डबल टू साइड्स होनी चाहिए। हर सिक्के के जैसे दो पहलू होते हैं, वैसे हर ट्रांजेक्शन के दो साइड होते हैं। एक गिवर हो सकता है, एक रिसीवर हो सकता है, कुछ जा रहा है तो कुछ आ रहा है। तो इस तरह से बिजनेस ट्रांजेक्शन हर वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म है आपकी अकाउंट। अकाउंट क्या होता है बच्चों, अकाउंट एक जगह है ना। अकाउंट क्या है, एक पर्टिकुलर आइटम को लिखने के लिए एक जगह है ना, रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए। मैंने आपको शुरुआत में फर्स्ट चैप्टर में बताया था, जो अकाउंटिंग होती है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, देन क्लासिफाइंग, है ना। मैंने आपको ये सारी टर्म समझाई थी ना। तो क्लासिफाइंग मतलब, देखो, रिकॉर्डिंग मतलब आपने जो एंट्री है, जो बिजनेस का ट्रांजेक्शन है, उसको आपने जर्नल एंट्री के अंदर लिखा। एंट्री के अंदर लिखने के बाद आप क्या करते हो, उसको एक जगह पे अलग अलग जो सेम टाइप की चीजें हैं उसको एक जगह पर लिखते हो, क्लासिफिकेशन करते हो। जैसे परचेज है तो एक ही जगह पे परचेज 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 सारा लिख लिया, महीने भर का परचेज वहीं लिख लिया, है ना। सेल्स है तो महीने भर का सेल्स वहीं लिख लिया, उसी चीज के अंदर लिख लिया। तो उस पर्टिकुलर जगह को हम बोलते हैं अकाउंट। अकाउंट जो होता है वो क्या होता है, इट इज अ रिकॉर्ड दैट शो ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू पर्टिकुलर आइटम और पर्सन। किसी भी आइटम, किसी भी पर्सन के बारे में एक ही जगह आपने सारी इंफॉर्मेशन लिख रखी है, उस जगह को हम बोलते हैं अकाउंट, है ना। तो बिजनेस में हम कई तरह के अकाउंट बनाते हैं, कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, राम अकाउंट, सैलरी अकाउंट, जो भी आप चीज लिखोगे उसका आप अकाउंट बनाओगे, जिससे उसके आपको सारी डिटेल पता चल जाए। जैसे राम अकाउंट, राम से कितना पैसा आया है या आना बाकी है, या दिया है या देना बाकी है। तो राम के बारे में जितनी भी डिटेल है वो सब उसके अकाउंट में लिखी होती, ठीक है। तो अकाउंट एक वो जगह है जहां पे हम एक पर्टिकुलर आइटम के बारे में या इंसान के बारे में सारी डिटेल लिखते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज अकाउंट के बाद क्या है हमारा, अकाउंट के बाद नेक्स्ट है ड्रॉइंग्स। अब देखो, ड्रॉइंग्स होगा या कैपिटल होगा, कैपिटल, है ना। अकाउंट के बाद है नेक्स्ट हमारा कैपिटल। कैपिटल, कैपिटल मतलब क्या होता है, कैपिटल मतलब पूंजी। अगर हिंदी में हम बोले, कैपिटल मतलब वो पैसा जो कि व्यापारी ने, मतलब बिजनेसमैन ने बिजनेस के अंदर लगा रखा है। बिजनेसमैन क्या कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, उसको बिजनेस को चलाने के लिए उसने पैसा लगाया। तो जो पैसा उसने लगाया, बिजनेस में इन्वेस्ट किया, उसको बोलते हैं कैपिटल, है ना। तो जो ओनर होता है, ओनर मतलब प्रोपराइटर, प्रोपराइटर मतलब बिजनेसमैन, है ना। ये सब सारे नाम ओनर के ही हैं।
ओनर, प्रोप्राइटर, बिजनेसमैन। तो जो ओनर है, हमारा जो ओनर है, मालिक है, उसने जो पैसा लगाया बिजनेस के अंदर बिजनेस करने के लिए, उसको बोलते हैं कैपिटल। ठीक है। अब कैपिटल जो होती है ना बेटा बिजनेस में, कैपिटल जो होती है वो बिजनेस की लाइबिलिटी होती है। क्यों लाइबिलिटी होती है? देखो ये बिजनेस है, ये बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन ने पैसा दिया किसको? बिजनेस को। बिजनेसमैन ने पैसा दिया बिजनेस को। तो ये जो बिजनेस है ना, इसका कर्जा बन गया इसकी तरफ, बिजनेसमैन की तरफ। ये बिजनेस जो है ना, ये बोलेगा कि भाई मैं तुम्हारा पैसा चुकाऊंगा और प्रॉफिट के साथ चुकाऊंगा। तो इसीलिए जो कैपिटल होती है ना, जो पूंजी है जो व्यापारी ने बिजनेस में लगाई है, वो बिजनेस की लाइबिलिटी होती है बच्चों। हमने अगर कहीं पे पैसा लगाया है तो वो पैसा आपका बढ़ना चाहिए, तभी बिजनेस सक्सेसफुल है, अदरवाइज नहीं है ना। तो बिजनेस में अगर आपने पैसा लगाया है तो बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको पैसा लौटाए। ठीक है। तो बिजनेस में कैपिटल जो होती है वो लाइबिलिटी होती है। कैपिटल मतलब वो अमाउंट, वो पैसा जो कि बिजनेसमैन ने बिजनेस के अंदर लगा रखा है। नेक्स्ट इज ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स आप बचपन से जो ड्राइंग करते आ रहे हैं, दैट इज टोटली डिफरेंट। आपको ड्राइंग टीचर क्या बोलती है? भाई कॉपी निकालो, चलो ड्राइंग करो, पेड़ पौधे पहाड़ और झरने अपने बनाए ना। लेकिन जब हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में ड्राइंग का मतलब क्या होता है? अकाउंटिंग टर्म में ड्राइंग का मतलब क्या होता है? वो पैसा जो व्यापारी ने अपने पर्सनल उपयोग के लिए बिजनेस से निकाला है ना। देखो मैं बिजनेसमैन हूं, मैंने पैसा लगाया तो वो कैपिटल, मैंने पैसा निकाला तो वो हो गई मेरी ड्रॉइंग, है ना। ड्रॉइंग मतलब अमाउंट विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। अगर मैंने अपने पर्सनल यूज के लिए कोई पैसा जो है बिजनेस से निकाला, अभी मैंने बिजनेस में 5 लाख लगाए, ठीक है, तो वो हो गई मेरी कैपिटल। लेकिन अगर मुझे जरूरत पड़ गई, मान लो 2 महीने बाद मुझे 50,000 रुपए की आवश्यकता है, तो मैंने यहाँ से पैसा निकाल लिया, तो जो पैसा मैंने निकाला वो कहलाएगी मेरी ड्रॉइंग। ठीक है। तो जो पैसा मैं लगाऊंगी वो कैपिटल, जो निकालूंगी वो ड्रॉइंग। नेक्स्ट है हमारी लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज मतलब द अमाउंट विच अ बिजनेस हैव ऑब्लिगेशन टू पे, है ना। मतलब जो बिजनेस को के ऊपर कर्जा है, जो उसको लौटाना बाकी है, वो सब कहलाते हैं उसकी लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज मतलब वो अमाउंट, वो चीज, वो पैसा जो बिजनेस लौटाएगा, है ना, लौटाना बाकी है, उसको बोलते हैं लाइबिलिटीज। अब देखो liabilities, the amount owed by the business to outsiders, it is the obligation that a business need to pay in future। जो भी हमें फ्यूचर में पेमेंट करनी है, बिजनेस को पेमेंट करनी है, वो सब कहलाती है लाइबिलिटीज। अब लाइबिलिटीज कितने टाइप की दे रखी है आपको? 4 टाइप की। कौन कौन सी? एक होती है नॉन करेंट और एक होती है करेंट, एक्सटर्नल और इंटरनल। नॉन करेंट मतलब वो पैसा जो आप 1 साल से ज्यादा के अंदर चुकाना बाकी है आपको, है ना। मतलब वो पैसा जो आप 1 साल के बाद भी चुका सकते हो, 1 साल के बाद आपको चुकाना है। जैसे कि बैंक से आपने 5 साल का लोन ले रखा है, तो 5 साल के बाद आप चुकाओगे ना। 5 साल के लिए लोन ले रखा है तो 5 साल के अंदर चुकाओगे, मतलब 1 साल के अंदर उसका पेमेंट नहीं करना है। तो जो लाइबिलिटी आपको 1 साल से ज्यादा के अंदर चुकानी है उसको बोलते हैं नॉन करेंट लाइबिलिटी। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज टू बी पेड ओवर अ लॉन्ग पीरियड, जिसको लंबे समय में चुकाना है उसको बोलते हैं नॉन करेंट लाइबिलिटी। करेंट लाइबिलिटी जो 1 साल के अंदर अंदर पैसा चुकाना है। मान लो कि मैंने उधार सामान लेकर मैं बेचती हूँ, मेरा एक क्रेडिटर है। क्रेडिटर मतलब जिससे मैं उधार में सामान लेकर के बेचती हूँ, है ना। मेरा बिजनेस है तो मैंने उधार में सामान मंगाया, अब मैं बेचूंगी, उसके बाद उसको पैसा दे दूंगी, है ना। तो उसको मुझे 1 महीने 2 महीने के अंदर अंदर पैसा चुकाना पड़ेगा ना मेरे क्रेडिटर को। तो वो पैसा जो कि मुझे 1 महीने के अंदर अंदर चुकाना है उसको बोलते हैं हम करेंट लाइबिलिटी। मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी बिल है ना, इस महीने नहीं चुकाया तो अगले महीने तो चुकाना ही पड़ेगा। तो ये सब हमारी क्या कहलाएंगी? नॉन करेंट करेंट लाइबिलिटी, जो कि 1 साल के अंदर अंदर चुकानी है। जो 1 साल से ज्यादा के अंदर चुकानी है उसको बोलते हैं हम नॉन करेंट लाइबिलिटी। एक्सटर्नल लाइबिलिटी, एक्सटर्नल मतलब क्या होता है? जो आपको बाहर वाले लोगों को देना है, पैसा जो बाहर वाले लोगों को देना है। जैसे कि क्रेडिटर्स का उधार चुकाना है, बैंक को लोन देना है, बैंक का जो लोन है उसका पेमेंट करना है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना है, लोगों को सैलरी देनी, एम्प्लॉयज को। तो जो बाहर वालों को पैसा चुकाना है वो सब कहलाती है आपकी एक्सटर्नल लाइबिलिटी।
बाहर वाले मतलब जो बिजनेस के ओनर नहीं है ना, तो बिजनेस के ओनर नहीं है उनका पैसा जब आप चुकाओगे तो वो कहलाती है एक्सटर्नल लाइबिलिटी। अब एक होती है इंटरनल लाइबिलिटी। इंटरनल मतलब जो बिजनेसमैन का पैसा, मैंने अभी बताया था, एक होता है बिजनेस, एक होता है बिजनेसमैन। बिजनेसमैन ने बिजनेस में पैसा लगाया, अब बिजनेस की लाइबिलिटी है कि ये इसका पैसा लौटाए। तो ये घर का ही पैसा है ना, तो घर वालों का जब पैसा लौटाना है, ये बिजनेस है, बिजनेसमैन का जब पैसा लौटाएगा तो इसको बोलते हैं इंटरनल लाइबिलिटी, है ना। ये पैसा लौटाना बाकी है, मैंने 5 लाख रुपए इसको दिए, अब ये 5 लाख मुझे लौटाएगा, तो ये हो गई इंटरनल लाइबिलिटी। घर वालों का पैसा लौटाना है, बाहर वालों का जो पैसा लौटाना होता है उसको बोलते हैं हम एक्सटर्नल लाइबिलिटी। ठीक है, तो हमने 4 तरह की लाइबिलिटी पढ़ी है। एक कौन सी? नॉन करेंट, मतलब जो आपको 1 साल से ज्यादा के अंदर पेमेंट चुकाना है। करेंट, जो 1 साल के अंदर अंदर पैसा चुकाना है। एक्सटर्नल, जो बाहर वालों का पैसा चुकाना है। इंटरनल, जो ओनर को पैसा चुकाना है, उसको बोलते हैं हम इंटरनल लाइबिलिटी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एसेट्स। एसेट्स मतलब हर वो चीज जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट देती है, ऐसी चीज जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट देती है। दिस गिव्स इकोनॉमिक बेनिफिट एंड आर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग फ्यूचर इनकम। देखो एसेट्स क्या होती है, सबसे पहले ये समझो। मैंने बिजनेस खोला, बिजनेस खोलने के लिए मुझे पैसा लगेगा, है ना, ठीक है। बिजनेस खोलने के लिए मुझे जगह लगेगी, लैंड, है ना। लैंड लगेगी मतलब जगह, तो जगह जो है वो मेरी एसेट। अगर मैं जगह खरीदती हूँ, बिल्डिंग खरीदती हूँ, तो वो मेरी एसेट है, ठीक है, क्योंकि वो मुझे फ्यूचर में पैसा कमाने में मदद कर रही है। मैंने मशीनें खरीदी, तो मशीन भी मुझे फ्यूचर में पैसा कमाने में मदद करेगी, तो मशीन मेरी एसेट, ठीक है। पंखे लगवाए, ट्यूबलाइट लगवाई, एसी लगवाए, तो ये सब चीजें क्या है, मेरी एसेट, ठीक है। अब जो एसेट्स होती हैं बच्चों, वो कितने प्रकार की दे रखी है यहाँ पे? 1 2 3 4 5। एक होती है नॉन करेंट एसेट। नॉन करेंट एसेट मतलब कि जो आपने एसेट एक बार खरीद ली, फिर बहुत टाइम तक आपको उसको नहीं देखना, बार बार नहीं खरीदना। जैसे कि आपने मशीनें खरीदी, तो एक बार खरीद ली, अब भाई कई सालों तक वो आपको काम में आएंगी ना मशीनें, आपको बार बार तो नहीं खरीदनी, है ना। तो वो हो गई आपकी नॉन करेंट एसेट, मतलब फिक्स्ड एसेट, ठीक है। विच लॉन्ग टर्म एसेट हेल्ड फॉर मोर देन 1 ईयर, जो कि 1 साल से ज्यादा के लिए आपको काम में आएंगी, वो सब कहलाती है नॉन करेंट एसेट। जैसे कि बिल्डिंग है, मशीन है, फर्नीचर है, तो ये सारी चीजें आपको लंबे समय तक के लिए बेनिफिट देती है। एक बार बड़ा खर्चा लगता है, लेकिन लंबे समय तक आपको बेनिफिट मिलता है, मोर देन 1 ईयर के लिए बेनिफिट मिलता है, कई सालों तक आपका उसका यूज कर पाते हैं, उसको बोलते हैं नॉन करेंट एसेट। करेंट एसेट जो कि शॉर्ट टर्म के लिए होती है। शॉर्ट टर्म के लिए कौन सी होती है? जैसे कि पैसा है, पैसा है, आज मेरे पास 50,000 है, कल बिजनेस में मैं लग जाएगा, खर्च हो जाएगा, है ना। छोटी छोटी चीजें, रॉ मटेरियल वगैरह खरीदूंगी, खर्च हो जाएगा, तो रॉ मटेरियल है। जो चीजें कम समय के लिए होती है, हमारे बिजनेस में होती तो है, लेकिन हम उसका बेनिफिट बहुत लंबे समय तक नहीं उठा पाते, बार बार आपको खरीदनी पड़ती है, बार बार यूज करनी पड़ती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको स्कूल का एग्जाम्पल देती हूँ, है ना। जैसे मान लो मेरा एक स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है। अब स्कूल खोलने के लिए मैंने एक बिल्डिंग खरीदी, फर्नीचर लगवाया, स्मार्ट बोर्ड खरीदे, तो ये सब मेरी नॉन करेंट एसेट है, क्योंकि ये सब चीजें मुझे 1 साल से ज्यादा तक के लिए मैं उसको उपयोग कर सकती हूँ, ठीक है। अब वही स्कूल में मैंने चौक खरीदी, है ना, मैंने A4 साइज के पेपर खरीदे, तो ये सब चीजें बच्चों 1 साल से ज्यादा तक नहीं चलेगा, मुझे बार बार खरीदनी पड़ेंगी। ये जो सामान है, ये मेरे बिजनेस में मुझे बार बार खरीदना पड़ेगा, ये मुझे 1 साल से ज्यादा के लिए काम में नहीं आ पाएगा, बार बार खरीदनी पड़ेंगी चीजें। तो ये होती है मेरी करेंट एसेट, ठीक है। उसके बाद टैंजिबल और इनटैंजिबल, ये दोनों क्या होते हैं बच्चों? जो चीजें आप छू सकते हो, देख सकते हो, फील कर सकते हो, वो सब टैंजिबल। जैसे कि मेरा लैपटॉप है, उसको मैं देख सकती हूँ, छू सकती हूँ, है ना, तो वो टैंजिबल है। मशीन है, पंखा है, बिल्डिंग है, ये सब क्या है? टैंजिबल एसेट, जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, ठीक है। और इनटैंजिबल मतलब जिसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, वो होती है इनटैंजिबल। अब ऐसी कौन सी एसेट होती है बिजनेस के अंदर जो इंटैंजिबल होती है, जिसको आप देख ही नहीं सकते, छू नहीं सकते? तो बिजनेस में ऐसी एसेट्स होती है जैसे कि गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सब होती है एसेट्स जो आपको दिखती नहीं है पर होती हैं। कैसे? देखो, जैसे एक बिजनेस की रेपुटेशन, आपने एक बिजनेस खोल रखा है कहीं पे जिसकी बहुत रेपुटेशन है, लोग बाग नाम से ही आते हैं आपका बिजनेस में सामान खरीदने के लिए, तो उसकी गुडविल मेंटेन्ड
है ना, उसकी माउथ पब्लिसिटी हो रखी है ना, तो वो आपको दिखती नहीं है चीजें, बट होती है, एग्जिस्ट करती है। तो गुडविल, गुडविल इंटेंजिबल एसेट है, पेटेंट है, कोई भी चीज का आपने जो मशीन आपने प्रोडक्ट बनाया उसका लीगल आपने राइट ले रखे हैं कि भाई मेरे जैसा प्रोडक्ट कोई और नहीं बनाएगा, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है। आपका अगर म्यूजिक का बिजनेस है तो म्यूजिक का आपने कॉपीराइट कर लिया भैया कि ये धुन मेरी है ना, इसको कोई चुरा नहीं सकता, कॉपी नहीं कर सकता, मेरी है ना, तो कॉपीराइट वगैरह। तो इस तरह की जो चीजें होती है ना, ये सब क्या कहलाती हैं आपकी इनटैंजिबल एसेट्स, जिसको आप देख नहीं सकते, है ना, छू नहीं सकते, लेकिन एग्जिस्ट करती है, जो कि आपको फ्यूचर में बेनिफिट देती है। उसके बाद एक होती है फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स मतलब क्या होती हैं? ऐसी एसेट्स जो कि खर्चा भी होती हैं आपकी, है ना, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट। जब आप बिजनेस कोई प्रोडक्ट बनाते हो तो उसको लोगों को बताने के लिए आप उसका एडवर्टाइजमेंट करते हो। तो एडवर्टाइजमेंट जो होता है आपने एक बार कराया तो वो लंबे समय तक आपको बेनिफिट देता है। ऐसा नहीं कि आप उसको एडवर्टाइज करा दिया अब बस खत्म, लेकिन एडवर्टाइज कराया, उसके बाद लोगों तक वो प्रोडक्ट पहुंचा, लोगों को जानकारी मिली, अब लोग उसको खरीदते रहते हैं, उनको पता चल गया, है ना, तो वो आपको लंबे समय तक बेनिफिट दे रहा है। इसका मतलब वो क्या है आपका फिक्टिशियस एसेट है। खर्चा तो करा आपने, लेकिन वो जो खर्चा है वो आपको कई सालों तक बेनिफिट देगा, है ना। तो ऐसी एसेट्स को हम बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। एसेट्स नॉट रियल और फिजिकल बट रिप्रेजेंट एक्सपेंसेस। ऐसी एसेट जो रियल नहीं होती है, फिजिकल प्रेजेंट नहीं होता है इनका, लेकिन एक्सपेंसेस में हम इसको लिखते हैं, उसको बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। अब देखो एसेट्स हमने कितने टाइप की पढ़ ली? 5 टाइप की। एक होती है नॉन करेंट, जो बहुत लंबे समय तक आपको बेनिफिट देती है, आप मोर देन 1 ईयर से तक उसका यूज कर सकते हो। करेंट एसेट जो लेस देन 1 ईयर के लिए होती हैं। टैंजिबल, जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो। इंटैंजिबल, जिसका फिजिकल अपीयरेंस नहीं होता है, जिसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बट कैन बी फेल्ट, जैसे कि गुडविल है। फिक्टिशियस एसेट्स जो कि एक्चुअल में एक्सपेंसेस होते हैं, रियल नहीं होती है एसेट्स, फिजिकल नहीं होती है, बट आपको लंबे समय तक बेनिफिट देती है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज रिसीट। रिसीट क्या होती है बच्चों? तो एनी अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड बाय बिजनेस फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, है ना, ऐसा पैसा जो आपको कई जगह से आपको मिलता है बिजनेस के अंदर, उसको बोलते हैं हम रिसीट। रिसीट रेफर्स रिजल्ट इन इनफ्लो ऑफ कैश इनटू द बिजनेस एंड इंक्रीज इन बैंक बैलेंस। भाई रिसीट जो होता है वो मतलब आपको मिलता है, जो पैसा आपको मिला है उसको हम बोलते हैं रिसीट, और इससे आपका बैंक बैलेंस या कैश जो है वो बढ़ जाएगा। रिसीट देखो कितने प्रकार की होती है, एक होती है रेवेन्यू रिसीट और एक होती है कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू रिसीट जो नॉर्मली जो मिलती रहती है आपको, जैसे कि आपका बिजनेस है, आप गुड्स बेचोगे तो पैसा जो मिलता रहेगा उसको बोलेंगे रेवेन्यू रिसीट, है ना। तो जो पैसा रेगुलर नेचर में बिजनेस में मिलता रहता है आपको, रेकरिंग नेचर का है, उसको बोलते हैं आप रेवेन्यू रिसीट। कैपिटल रिसीट, कैपिटल रिसीट मनी रिसीव्ड फॉर द पर्पस ऑफ फाइनेंसिंग द बिजनेस, नॉन रेकरिंग नेचर, है ना, जो नॉन रेकरिंग नेचर की होती है ना, जैसे कि बैंक से लोन मिला आपको, है ना, तो बैंक से लोन मिला, पैसा आया, लेकिन वो कैपिटल रिसीट है। कैपिटल रिसीट का मतलब क्या होता है? ऐसा पैसा जो आपको बार बार नहीं मिलता है बिजनेस में, एक बार मिल गया, है ना, लेकिन बार बार नहीं मिल रहा है। जैसे कि इसमें एग्जांपल दे रखा है ना, आपने गुड्स बेचे, तो गुड्स तो आप रोज ही बेचोगे, तो रोज जो पैसा आ रहा है वो रेकरिंग नेचर का है। रेकरिंग मतलब जो डेली में चीजें हो रही हैं, है ना, बार बार हो रही है, रेकरिंग नेचर का। तो रेवेन्यू रिसीट कौन सी होती है? जो कि आपको नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में मिलती रहती है, रेकरिंग नेचर की होती है। कैपिटल रिसीट क्या होती है? जो आपको रेकरिंग नेचर की नहीं होती है, एक बार मिल गई, बार बार नहीं मिलती है। जैसे कि आपने एसेट, कोई मशीन बेची, अब रोज रोज तो बेचोगे नहीं आप बिजनेस में मशीन, तो मशीन बेची, जो पैसा आया वो नॉन रेकरिंग नेचर का है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? एक्सपेंडिचर में भी कैटेगराइज्ड इनटू कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। Expenditure is the amount spent or liability incurred for purchasing assets, goods or taking the services. Expenditure कोई भी खर्चा जो कि या तो आपने assets खरीदने के लिए किया है, लाइबिलिटी को पेमेंट करने के लिए किया है ना, तो उसको बोलते हैं हम एक्सपेंडिचर, मतलब कि खर्चा। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब कि अमाउंट स्पेंड और लाइबिलिटी इनकर्ड फॉर परचेसिंग एसेट। कैपिटल मतलब कि बड़ा खर्चा होता है ना, तो आपने कोई बड़ी मशीन खरीदी है, 10 लाख की मशीन खरीद ली, उसके लिए जो खर्चा किया उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर,
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसे कि आपने छोटे छोटे खर्चे करते हो, गुड्स खरीदते हो बेचने के लिए, आपने बिजनेस में आप किसी प्रोडक्ट का बिजनेस करते हो जिसको खरीद के लाते हो फिर उसको बेचते हो, तो जो छोटी छोटी चीजें आप खरीदते रहते हो बेचने के लिए वो होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। छोटे मोटे खर्चे जैसे कि सैलरी पे करोगे, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करोगे, तो इस तरह के जो खर्चे रहेंगे उसको बोलेंगे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो बड़े खर्चे करोगे उसको बोलोगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। और एक होते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसे कि हमने पढ़ा था ना एडवर्टाइजमेंट। डेफर्ड रेवेन्यू क्यों बोलते हैं इसको? देखो एडवर्टाइजमेंट है, मान लो मैंने मेरे बिजनेस में 10 लाख रुपए की एडवर्टाइजमेंट कराई, तो 10 लाख रुपए क्या मैं पहले साल ही खर्चा दिखा दूंगी मेरे बिजनेस में? नहीं, इसको मैं नंबर ऑफ ईयर्स में डिवाइड कर दूंगी, क्योंकि ये जो एडवर्टाइजमेंट है ना ये मुझे एक साल तक बेनिफिट नहीं देगा, ये मुझे कई सालों तक बेनिफिट देगा। ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट का जो खर्चा है उसको डेफर्ड रेवेन्यू क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसको हम कई हिस्सों में बांट लेते हैं, उसको हर साल उसको कवर करते हैं। ऐसा नहीं कि पहले साल ही मेरा 10 लाख का खर्चा मैं दिखा दूंगी बिजनेस के अंदर। देखो मैंने बिजनेस शुरू किया तो शुरुआत में एडवर्टाइजमेंट मुझे ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन बाद में उतना एडवर्टाइजमेंट नहीं लगेगा। तो शुरुआत में जो मैंने एडवर्टाइजमेंट कराया है वो कई सालों तक मुझे बेनिफिट देगा, इसलिए मैं उस एडवर्टाइजमेंट को कई सालों में डिवाइड कर दूंगी, कई सालों तक का खर्चा दिखाऊंगी, एक साल का खर्चा नहीं दिखाऊंगी। ठीक है, इसीलिए उसको बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो अभी एक्सपेंडिचर के हमने कितने टाइप पढ़े? एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो बड़ी बड़ी चीजों पे आप खर्चा करते हो, एसेट्स वगैरह खरीदने पे खर्चा करते हो, उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू, जो छोटे मोटे खर्चे जो बिजनेस में लगे रहते हैं, जैसे कि गुड्स खरीदना, सैलरी पे करना, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना, टेलीफोन एक्सपेंसेस वगैरह, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसको भी कई सालों में आप डिवाइड कर देते हो क्योंकि वो एक साल का खर्चा नहीं है, तो उसको बोलते हैं आप डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नाउ नेक्स्ट इज एक्सपेंस, अमाउंट स्पेंट और इनकर्ड टू अर्न रेवेन्यू। रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो आपने खर्चा किया है उसको बोलते हैं एक्सपेंस, जैसे कि सैलरी को पे करना, वेजेस को पे करना, डेप्रिसिएशन, कोई भी ऐसा खर्चा जो कि आपके इनकम को जनरेट करने के लिए किया जा रहा है उसको बोलते हैं हम एक्सपेंस। सैलरी, टेलीफोन, रिफ्रेशमेंट, वेजेस, एडवर्टाइजमेंट, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, तो ये सारे खर्चे जो बिजनेस में रेगुलर कोर्स में होते रहते हैं उसको बोलते हैं हम एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस है? एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो एसेट्स वगैरह खरीदते हैं, उसको भी हम एक्सपेंडिचर बोलते हैं, बड़े बड़े जो खर्चे होते हैं। लेकिन एक्सपेंस जो है वो सिर्फ एक छोटा खर्चा जो है उसको हम एक्सपेंस बोलते हैं, जो कि आप इनकम जनरेट करने के लिए जो भी खर्चे आप करते हो, आप बिजनेस में रेगुलर कोर्स में जो बिजनेस खर्चे होते हैं उसको बोलते हैं एक्सपेंस। बट एक्सपेंडिचर क्या है? एक्सपेंडिचर थोड़ा वाइड टर्म है, उसके अंदर जो बड़े बड़े खर्चे हैं वो सब भी शामिल है ना, तो उसको बोलते हैं हम एक्सपेंडिचर। अब जो एक्सपेंस होते हैं वो प्रीपेड भी हो सकते हैं, आउटस्टैंडिंग भी हो सकते हैं। प्रीपेड मतलब जो पहले से पे कर दो, जैसे मान लो बच्चों की ट्यूशन फीस है ना, ये बिजनेस का नहीं है, ये मैं नॉर्मल एग्जांपल बता रही हूँ। बच्चों की अगर ट्यूशन फीस है, अगर आपने पहले से पे कर दी है ना, तो वो प्रीपेड है। आउटस्टैंडिंग, अगर पे करना बाकी है तो उसको बोलेंगे हम आउटस्टैंडिंग, है ना। तो ऐसे बिजनेस में भी क्या होता है, जैसे एम्प्लॉयज की सैलरी है, देना बाकी है तो आउटस्टैंडिंग, पहले से दे दी है तो प्रीपेड। तो जो चीज आप पहले से पे कर देते हो उसको बोलते हैं प्रीपेड, जो चीज देना बाकी है उसको बोलते हैं हम आउटस्टैंडिंग। ठीक है, तो खर्चे अपन ने कौन कौन से पढ़ लिए? आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड। अब देखो यहाँ पे तीन टर्म्स हम एक साथ पढ़ेंगे, ये तीनों बहुत कनेक्टेड दिखती हैं बट होती नहीं, है ना, मोर और लेस सिमिलर है बट थोड़ी डिफरेंट है। रेवेन्यू, इनकम एंड प्रॉफिट। रेवेन्यू क्या होता है बच्चों? रेवेन्यू मतलब कि आपने पूरे बिजनेस में जो सेल करी उसको बोलते हैं रेवेन्यू। इनकम मतलब जो आपको मिली, है ना, और प्रॉफिट टोटल अर्निंग, है ना, और प्रॉफिट मतलब जो आपने प्रॉफिट कमाया। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख रखा है, पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, उससे आपको क्लैरिटी बनेगी। देखो रेवेन्यू मतलब, जैसे कि आपने मान लीजिए, मैं आपको एग्जांपल से समझा देती हूँ। जैसे मेरी केक की शॉप है, बेकरी है ना, मान लेते हैं, उस पे मैंने 200 केक बेचे एक दिन में, है ना। तो एक दिन में मैंने 200 केक बेचे, 200 केक मैंने बेचे हैं। ठीक है, अब 200 केक मान लीजिए मैंने बेचे, हर केक कितने का बेचा है? 500 का, है ना। 500 का मैंने एक केक बेचा है और 200 केक मेरे कितने में बिक जाएंगे? 200 इंटू 500, 2 इंटू 5 हो गया 10,
और 4 जीरो, तो 1 लाख रुपए में, है ना, 1 लाख हो गया ना। हाँ, तो जो अमाउंट मुझे केक बेचकर मिला, है ना, केक बेचकर 200 केक इंटू 500, 1 लाख हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो 1 लाख रुपए के मैंने केक बेचे, तो 1 लाख रुपए जो मेरे पास पैसा आया उसको हम बोलेंगे रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब वो पैसा जो सेल से मुझे आया है। अब क्या मुझे ये पूरा प्रॉफिट हो गया? नहीं, क्योंकि देखो इसमें मैंने काफी सारे खर्चे किए होंगे। केक बनाने के लिए ओवन में इलेक्ट्रिसिटी लगी होगी, जो रॉ मटेरियल है वो सब लगा होगा, तो वो सारे सब खर्चे जो है वो माइनस करने के बाद जो बचता है ना, वो कहलाएगा मेरा प्रॉफिट। ठीक है, अब देखो रेवेन्यू क्या होती है? टोटल सेल, जो आपने प्रोडक्ट बेचा उससे जो पैसा आया वो हो गई आपकी रेवेन्यू। इनकम क्या हो गई? रेवेन्यू में से आपने खर्चे माइनस कर दिए तो वो हो गई आपकी इनकम। अब जो मेरे पास बचा है, जो रेवेन्यू में से अगर मैं कॉस्ट माइनस कर दूंगी तो वो हो जाएगा मेरा प्रॉफिट। ठीक है, तो प्रॉफिट कितने तरह का होता है? 2 तरह का होता है, एक होता है ग्रॉस प्रॉफिट और एक होता है नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में सिर्फ हम कॉस्ट माइनस करते हैं, खर्चा माइनस करते हैं, और नेट प्रॉफिट में हम सारे खर्चे माइनस करते हैं जो इनडायरेक्ट भी होते हैं। इनडायरेक्ट कैसे होते हैं? जैसे देखो, अब जो बिजनेस होता है, बिजनेस में आपने डायरेक्ट खर्चा क्या हो गया? जो प्रोडक्ट खरीदने के लिए खरीदा आपने, रॉ मटेरियल खरीदा, वो डायरेक्ट खर्चा है। ठीक है, अब इनडायरेक्ट क्या हो गया कि भैया उसको रखने के लिए जगह लग रही है ना, उसका किराया लग रहा है, रेंट लग रहा है, ये पंखा चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी लग रही है, तो ये सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है ना। जैसे एक मॉल होता है, मॉल में सामान महंगा बिकता है क्योंकि उसको स्टोर करने के लिए बड़ी सी जगह लग रही है मार्केट में, है ना, फर्नीचर, इलेक्ट्रिसिटी लग रही है, एसी वगैरह चल रहे हैं, एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, तो ये सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? सिर्फ अगर आपने कॉस्ट को माइनस कर दिया तो आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट, और सारे खर्चों को माइनस कर देते हो उसके बाद जो बचता है वो हो जाता है आपका नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं आगे, गेन और लॉस। अब गेन, प्रॉफिट पढ़ा हमने। प्रॉफिट क्या होता है? जो हमने रेगुलर कोर्स में जो सामान बेचा, सामान बेचने पे आपको जो प्रॉफिट होता है उसको प्रॉफिट बोलते हैं, जो आप कमाते हो उसको प्रॉफिट बोलते हैं। अब गेन क्या होता है? गेन आपको रोज रोज नहीं होता। प्रॉफिट आपको रोज सामान बेचोगे रोज प्रॉफिट होगा। गेन क्या होता है? गेन जो होता है ना बच्चों, ये लॉन्ग टर्म है। मतलब जैसे आपने एसेट बेची, एसेट बेचने पे जो आपको प्रॉफिट हो गया, ज्यादा पैसा आपने कमा लिया, उसको बोलेंगे गेन। बिल्डिंग बेच दी, बिल्डिंग बेच के जो पैसा कमा दिया उसको बोलेंगे गेन। ये आप रोज रोज नहीं बेचोगे ना, नॉन रेकरिंग नेचर का है, तो ये होता है गेन। और प्रॉफिट क्या होता है? जो आप रोज रोज बन रहा में रेगुलर नेचर में जो कमाते हो उसको बोलते हैं प्रॉफिट। और गेन क्या होता है? जो कि एसेट्स वगैरह खरीदने बेचने में होता है उसको बोलते हैं अपन गेन। लॉस क्या होता है? जब कोई एसेट्स को आपने बेच दिया, लॉस हो गया, है ना, मतलब कम में बेच दी, जैसे 50,000 की एसेट थी आपने 35 में बेच दी, तो 15,000 का हो गया आपको लॉस। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लॉस। नाउ नेक्स्ट इज परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स, सेल्स रिटर्न। परचेज मतलब जो भी सामान आप खरीदते हो बेचने के लिए उसको बोलते हैं हम परचेज। जो सामान आप खरीदते हो बेचने के लिए उसको बोलते हैं परचेज। जो सामान आप बेचते हो उसको बोलते हैं सेल। परचेज रिटर्न क्या होता है बच्चों? जो सामान आपने बेचा है वो आपके पास, आपको रिटर्न कर दिया किसी ने, क्योंकि वो सामान या तो खराब था या उसको आवश्यकता नहीं थी, जो भी था, डैमेज था, डिफेक्ट था, उसके अंदर ज्यादा क्वांटिटी थी, तो उसने रिटर्न कर दिया, उसको बोलते हैं हम परचेज रिटर्न। सिमिलरली सेल्स रिटर्न, अगर आपने सेल किया है और सामने वाले ने आपको गुड्स रिटर्न कर दिए हैं बिकॉज ऑफ any of the reason, defect, non conformity, example, a customer bring back one of the 10 shirt because it is damaged, है ना। तो देखो, सामान आप खरीदते हो बेचने के लिए उसको बोलते हैं परचेस। जो सामान आप बेचते हो आपकी दुकान में रोज में उसको बोलते हैं सेल। जो सामान आपने रिटर्न कर दिया खरीदने के बाद उसको बोलते हैं परचेज रिटर्न। जो सामान आपको रिटर्न मिल गया बेचने के बाद उसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न। नेक्स्ट है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब नेट सेल। जो भी आपने सामान बेचा है वो पैसा आया है, कैश में बेचा है, क्रेडिट में बेचा है, और जो आपका सेल्स रिटर्न हो गया है उसके बाद जो पैसा एक्चुअल में बचा उसको बोलते हैं हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब सेल्स। नेक्स्ट टर्म है आपका गुड्स। गुड्स मतलब हर वो चीज जो आप बेचने के लिए खरीदते हो उसको बोलते हैं हम गुड्स। परचेस पढ़ा था अभी अपन ने, परचेस और गुड्स सेम ही है। गुड्स मतलब जो सामान आप बेचने के लिए खरीदते हो उसको बोलते हैं गुड्स। स्टॉक या इन्वेंट्री, जो
सामान आपने खरीदा है और बचा हुआ अभी बिका नहीं है, उसको बोलते हैं स्टॉक। ठीक है, गुड्स रिमेनिंग अनसोल्ड और अनयूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट ऑन अ पर्टिकुलर डेट। अब स्टॉक जो होता है वो तीन तरह का हो सकता है, पहला गुड्स के फॉर्म में, दूसरा रॉ मटेरियल और तीसरा वर्क इन प्रोग्रेस। स्टॉक जो है, जैसे आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो मान लीजिए आपने सामान जो है खरीदा, कच्चा सामान खरीदा, रॉ मटेरियल खरीदा, तो रॉ मटेरियल भी स्टॉक है। अब रॉ मटेरियल से आप सामान बना रहे हो, तो जो इनकम्प्लीट वर्क है अभी, तो वो वर्क इन प्रोग्रेस भी आपका गुड्स है, स्टॉक है। और जो फिनिश प्रोडक्ट बन गया, मतलब सामान बन के तैयार हो गया पर बिका नहीं है, तो वो भी स्टॉक है। नेक्स्ट होते हैं ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल मतलब वो अमाउंट जो कि आपको रिसीव करना बाकी है। ऐसी दो चीजें होती है जिसको हम ट्रेड रिसीवेबल बोलते हैं, एक होते हैं डेटर और दूसरे होते हैं बिल्स रिसीवेबल। डेटर मतलब वो इंसान जिससे आपको पैसा लेना बाकी है। ठीक है, अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर, ऐसा कस्टमर जिसको आपने उधार में सामान बेच रखा है और जिससे पैसा लेना बाकी है, उसको बोलते हैं हम डेटर। है ना, उस इंसान को, जिस भी इंसान को हम उधार में सामान बेचेंगे, उस इंसान को हमें याद रखने की आवश्यकता होती है, तो उसको हम बोलते हैं डेटर। ठीक है, उस इंसान को हम बोलते हैं डेटर। और बिल्स रिसीवेबल, देखो कई बार क्या होता है कि आपने सामान बेचा, है ना, अब सामने वाले बंदे ने बोला कि भैया मैं पैसे जो है आपको 2 या 3 महीने में चुका दूंगा, उसके लिए आप एक रिटर्न डॉक्यूमेंट बना दो, बिल बना दो, है ना, तो उसको बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल, जो कि आपको एक फिक्स्ड डेट पे आफ्टर सम टाइम वो आपको पेमेंट आपका चुका देगा, और उसके लिए वो प्रॉमिस कर रहा है, उसके लिए एक डॉक्यूमेंट जो है वो आपको बना के दे रहा है, तो उसको बोलते हैं हम बिल्स रिसीवेबल। अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर एविडेंस्ड बाय रिटर्न इंस्ट्रूमेंट, है ना, मतलब ये एविडेंस है, रिटर्न इंस्ट्रूमेंट है, जिसको हम बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। डेटर कौन होते हैं? वो इंसान जिनसे आपको पैसा लेना बाकी है, अगर वो आपको एक रिटर्न एविडेंस देते हैं, रिटर्न इंस्ट्रूमेंट देते हैं, तो वो हो जाते हैं बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, अब जस्ट इसका अपोजिट होता है ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स भी दो तरह के होते हैं बच्चों, एक होते हैं क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब वो लोग जिनसे हमने उधार में सामान खरीदा है और हमें उनको पैसा देना बाकी है, उसको बोलते हैं हम क्रेडिटर। लेकिन अगर उसके बदले हम एक रिटर्न इंस्ट्रूमेंट दे देते हैं, उनको प्रॉमिस कर देते हैं कि भाई हम 2 महीने बाद या 3 महीने बाद इस तारीख को आपका पैसा लौटाएंगे, तो वो हो जाते हैं आपके बिल्स पेबल। ठीक है, क्रेडिटर, क्रेडिटर मतलब वो इंसान जिन्हें आपको पैसा चुकाना है, डेटर मतलब जिनसे पैसा लेना है। बिल्स रिसीवेबल मतलब इंस्ट्रूमेंट, रिटर्न इंस्ट्रूमेंट, जिसमें कि ये लिखा हुआ है कि सामने वाला बंदा आपको इतनी तारीख को पैसे चुका देगा। बिल्स पेबल मतलब रिटर्न इंस्ट्रूमेंट, जिसमें कि लिखा है कि आप सामने वाले को इतने महीने में पैसा चुका देंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज कॉस्ट। कॉस्ट क्या होता है? कोई भी प्रोडक्ट बनने की, मैन्युफैक्चर होने की जो कीमत होती है, उसको बोलते हैं कॉस्ट। वाउचर, वाउचर मतलब क्या होता है? किसी भी ट्रांजेक्शन का जो प्रूफ होता है, एविडेंस होता है, जैसे कि रिसीट होती है, वाउचर्स होते हैं, इनवॉइस वाउचर्स होते हैं, तो जो भी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट होते हैं किसी ट्रांजेक्शन के, उसको हम बोलते हैं वाउचर, जो कि ट्रांजेक्शन को बताते हैं कि हाँ भाई ये प्रूफ है ना, ये एविडेंस है। जैसे कि आप स्कूल में फीस भरते हो, तो फीस की आपको एक रिसीट मिलती है कि हाँ भाई बच्चे ने फीस भर दी, तो वो एविडेंस है ना। तो एविडेंस जो भी होते हैं बिजनेस में, जो कागज वगैरह होते हैं, जो प्रूफ होते हैं बिजनेस के ट्रांजेक्शन का, उसको हम बोलते हैं वाउचर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज डिस्काउंट। अब जो डिस्काउंट होते हैं ना बच्चों, डिस्काउंट 3 तरह के होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, रिबेट। डिस्काउंट, डिस्काउंट का मीनिंग क्या होता है? अ रिडक्शन इन प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड और इन अमाउंट। जो भी आप सामान बेचते हो, अगर वो जितनी कीमत का उससे कम में बेच रहे हो, उसको बोलते हैं, जो कम कीमत आपने करी है उसको बोलते हैं डिस्काउंट। अब डिस्काउंट बच्चों, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट और एक होती है रीबेट। अब देखो डिस्काउंट, मान लो एक आप मॉल में गए, मॉल में कहीं पे लिखा है फ्लैट 50%, तो वो होता है ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, मतलब हर कस्टमर को जो डिस्काउंट दिया जा रहा है, सेल करने की एक स्ट्रेटेजी जो होती है कि भैया 50% डिस्काउंट लगा दिया, अब जो कस्टमर है वो खरीदेंगे, उनको लग रहा है कि हाँ भैया सस्ते में सामान मिल रहा है ना, तो वो कहलाते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट मतलब कि डिस्काउंट एट टाइम ऑफ सेल, डिस्काउंट ड्यूरिंग शॉपिंग सेल एट क्लोथ्स शोरूम। ठीक है, कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट मतलब वो डिस्काउंट जो कि कस्टमर को प्रॉमिस करा है कि भाई अगर आप पूरा पैसा कैश में दे दोगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, जो कैश में पेमेंट नहीं करेगा उसको डिस्काउंट नहीं मिलेगा।
ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है बच्चों जो कि व्यापार में दिया जाता है, वो सबको दिया जाता है, वो सेल्स बढ़ाने के लिए होता है, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए डिस्काउंट दिया जाता है, उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो कि कैश पेमेंट के लिए किया जाता है, अगर सामने वाला आपको पूरा कैश में पेमेंट करता है तो उसको आप कैश डिस्काउंट देते हैं। अब एक होती है रीबेट। रीबेट क्या होती है, जो कि मान लीजिए कि मैं साड़ी खरीदने गई, साड़ी के अंदर मुझे साड़ी बहुत अच्छी लगी लेकिन उसके अंदर छोटा सा गड्ढा है ना, मैंने बोला कि यार भैया साड़ी तो अच्छी लग रही है, तो बोले कि हाँ ले लो कोई दिक्कत नहीं आएगी और ये वो। मैंने कहा नहीं इसके अंदर तो गड्ढा है भाई, है ना, तो उसने बोला कि चलो 200 रुपए कम दे देना। तो ये होता है रीबेट, छूट, किसी वजह से आपको छूट मिली है, कम पैसा आपको देना पड़ रहा है तो उसको बोलते हैं हम रीबेट। ट्रेड डिस्काउंट वो जो सभी कस्टमर को मिलेगा, सेल्स बढ़ाने के लिए दिया जाता है, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए दिया जाता है। कैश डिस्काउंट वो जो कि कैश पेमेंट रिसीव करने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट इज बेड डेट। बेड डेट का मतलब क्या होता है बच्चों, ऐसे डेटर जो आपको पैसा नहीं देने वाले हैं उसको हम बोलते हैं बेड डेट, बुरे देनदार जो आपका पैसा नहीं चुकाएंगे। डेटर मतलब वो इंसान जिनसे पैसा लेना था लेकिन अगर वो आपको पैसा नहीं चुका रहे हैं तो वो बन जाते हैं बेड डेट। बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसके अंदर आप एसेट्स और लाइबिलिटीज लिखते हैं जो कि आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को बताती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मतलब कि आपकी बुक्स में, आपके अकाउंट्स में जो एसेट की वैल्यू आपकी लिखी हुई है उसको बोलते हैं हम बुक वैल्यू। बुक्स ऑफ अकाउंट जो कि जिसके अंदर आपके ट्रांजेक्शन्स लिखे जाते हैं उसको बोलते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट। नाउ नेक्स्ट इज एंट्री। एंट्री मतलब कि जो चीज आप बिजनेस में लिखते हो, जो ट्रांजेक्शन लिखते हो उसको बोलते हैं हम एंट्री। नेक्स्ट डेबिट क्रेडिट। डेबिट जो होता है लेफ्ट साइड ऑफ द अकाउंट होता है और क्रेडिट जो होता है वो राइट साइड ऑफ द अकाउंट होता है बच्चों। जो लेफ्ट साइड ऑफ अकाउंट है उसको हम बोलते हैं डेबिट एंड अकाउंट हैज टू पार्ट। अकाउंट जो बनाया जाता है जिसमें एक पर्टिकुलर एक चीज जो है जिसको एक पर्टिकुलर जगह पे सारी डिटेल उसकी लिखी जाती है उसको बोलते हैं अकाउंट। अकाउंट के अंदर दो साइड होती है, एक होती है डेबिट एक क्रेडिट। जो लेफ्ट साइड होता है अकाउंट का उसको डेबिट साइड बोलते हैं, जो राइट साइड होता है उसको क्रेडिट साइड बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डेबिट और क्रेडिट। डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है, कोई भी एसेट आपने खरीदी उसकी वैल्यू जो है वो धीरे धीरे कम होती है जैसे जैसे आप उसको उपयोग करते हैं। जैसे कि मैंने एक गाड़ी खरीदी, कार, तो कार मैंने मान लीजिए अभी खरीदी 10 लाख की, लेकिन जैसे जैसे मैं उसको यूज करूंगी उसकी वैल्यू जो है वो धीरे धीरे रिड्यूस होगी, तो वो जो रिड्यूस्ड वैल्यू है उसको बोलते हैं हम डेप्रिसिएशन। टाइम के साथ जब आप एसेट्स को यूज करते हैं तो उसकी वैल्यू जो होती है धीरे धीरे कम होती है, उसी वैल्यू को हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। प्रोपराइटर मतलब ओनर, है ना, जो बिजनेसमैन होता है, जो ओनर होता है उसको बोलते हैं प्रोपराइटर, जो कि बिजनेस में पूंजी लगाता है, जो बिजनेस करता है, व्यापारी, उसको बोलते हैं हम प्रोपराइटर। सॉल्वेंट एंड इनसॉल्वेंट। अगर एक इंसान जो है वो आपका पैसा चुकाने की कंडीशन में है, चुका देगा, उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। इनसॉल्वेंट मतलब दिवालिया, जो आपका पैसा चुका नहीं पाएगा। इनसॉल्वेंट हो गया उसके खुद के पास पैसा नहीं, ठीक है, उसे बोलते हैं इंसॉल्वेंट। तो ये हो गई हमारी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। अगर कोई टर्म समझ नहीं आई है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।